बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समीर रहमान और आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करना है। चैप्टर 3 का टाइटल है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल देखने के एक्चुअली होता क्या है, ये बना कैसे है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, और ये पीरियोडिक टेबल आपकी बुक में पेज नंबर 48 पे भी गिवन है, जिसको आप देख सकते हो। हमने आज पीरियोडिक टेबल को ही स्टडी करना है कि एक्चुअली ये होता क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो आपको बुक में इंट्रोडक्शन में उसने बताया होगा कि पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे मैंने ना एक जनरल पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, आप जब भी कोई भी टेबल देखते हो उसमें आपको पता है कि कुछ कॉलम्स और कुछ रोज़ होती हैं। तो पीरियोडिक टेबल के लिए ख़ास तौर पर जितने भी कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनके लिए ग्रुप्स की टर्म यूज़ होती है। ठीक है, और जितने भी हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं इनको पीरियड्स कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं आपके पास उनको ग्रुप्स कहते हैं, और जितने भी हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं इनको पीरियड्स कहते हैं, और जो ये पूरा टेबल है इसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो उसकी हिस्ट्री को हमने आज देखना कि ये एक्चुअली पीरियोडिक टेबल बना कैसे है, इसके पीछे किन किन साइंटिस्ट की मेहनत है और किस तरह से हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं पहले साइंटिस्ट से, जिसका नाम था डो ब्राइनर। इसने अपना एक लॉ दिया था जो कि ट्राइड्स के नाम से था। ठीक है, ट्राइड्स का मतलब है 3 एलिमेंट्स। ठीक है, अब 19th सेंचुरी तक अप्रॉक्सीमेटली 50-60 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। आज के दौर में तो हमें पता है ना कि 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए हैं, और जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे हैं टेबल को मज़ीद अपडेट किया जा रहा है, लेकिन उस टाइम तक सिर्फ 50-60 एलिमेंट्स इतने ही थे। तो उनको साइंटिस्ट ने किस तरह से अरेंज करने की कोशिश की, हमने ये देखना है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था डो ब्राइनर, इसने ट्राइड्स के नाम से अपना एक लॉ दिया था, और ट्राइड्स का मतलब है 3 एलिमेंट्स। तो इसने किया क्या था कि इसने एटॉमिक मैसेज की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था रिलेटिव एटॉमिक मास का, जिसमें मैंने आपको यही बताया था कि इसका मतलब यही है कि ये 1 एटम का मास होता है, यही एटॉमिक मास है। ठीक है, 2-3 टर्म्स आपको रिवाइज कराता चलूँ। पहले एक हमने एटॉमिक नंबर की टर्म पढ़ी थी, एक मास नंबर की टर्म पढ़ी थी, और एक एटॉमिक मैसेज की टर्म पढ़ी थी। ये तीनों 3 डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि आगे मैंने एक नोट में भी लिखा हुआ है, उसमें मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। डो ब्राइनर एक साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक मैसेज की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया था, और इसने अरेंज इस तरह से किया था कि जो भी मिडल वाला एलिमेंट है उसके एटॉमिक मैसेज का एवरेज फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज के इक्वल है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कैल्शियम एक 40 नज़र आ रहा है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, और नीचे बेरियम जिसका एटॉमिक मास 137 है। तो सेंटर में कौन सा एलिमेंट था, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मैसेज का एवरेज लेना शुरू कर दिया। तो एवरेज का मतलब भी यही है कि अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो 40 + 137 होल डिवाइड बाय 2, ये एवरेज लेने का तरीका है। उससे आंसर हमारे पास आ गया 88। अब सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 88 है, जो कि है स्ट्रॉन्शियम। तो कैल्शियम और बेरियम के सेंटर में 88 आ गया। इस तरह से 3-3 के ग्रुप्स में डो ब्राइनर ने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया था। उस टाइम तो खैर थोड़े ही एलिमेंट्स थे, तो वो हम 3-3 के ग्रुप्स में अरेंज कर सकते थे, लेकिन आज के दौर में जब हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं और अभी रिसेंटली शायद 130-140 तक क्रॉस कर गए हैं, तो उनको भी फिर मज़ीद अपडेट किया जा रहा है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री की ही, तो एक पहला साइंटिस्ट था डो ब्राइनर जिसने अपना लॉ दिया था ट्राइड्स का, लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि ये थोड़े एलिमेंट्स के लिए वैलिड था। उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था न्यूलैंड। इसने अपना एक लॉ दिया था जिसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो कि इसने 1864 में दिया था। ठीक है, अब इसने क्या किया था, इसने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पर ही अरेंज करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसने इस तरह से अरेंज कर दिया था कि हर 8 एलिमेंट्स के बाद वो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। मैंने कुछ नंबर्स दिए हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4, और ये लेके अप टू 14 15 एंड 16। ये एक्चुअली नंबर्स में ना उसने एलिमेंट्स प्लेस किए हुए थे, और एलिमेंट्स इस तरह से प्लेस किए हुए थे कि हर फर्स्ट और 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी। सेम उसी तरह सेकंड और 10th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी, और थर्ड और 11th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी। इसी तरह से 8th और 16th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी।
इसने इस पैटर्न से एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान था वो ये था कि एक ग्रुप है गैसेस का जिसको कहते हैं नोबल गैसेस। ये 1864 तक ना डिस्कवर नहीं हुई थी, जो कि अभी हमने करंटली पीरियोडिक टेबल में अरेंज की हुई हैं। वो चूँकि उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुई थी तो ये लॉ सिर्फ उस हद तक ही वैलिड था। लेकिन ये नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद इस पर भी क्वेश्चन उठाए जाने लगे। तो उसके बाद एक रशियन केमिस्ट था जिसका नाम था मेंडलीफ। उसने एक टेबल अपना प्रपोज किया था जिसका नाम था पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीफ के टाइम तक 63 एलिमेंट्स थे जो कि डिस्कवर हो गए थे। इसने एटॉमिक मैसेज की बेस पर उनको अरेंज करना शुरू कर दिया था। इसने एक लॉ दिया था जिसका नाम था पीरियोडिक लॉ, ठीक है, जिसमें वो कहता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। अब इसका मतलब क्या है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि हर कंटिन्यूस इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होना शुरू हो रही हैं अगर हम उनको एटॉमिक मैसेज की बेस पर अरेंज करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये मेंडलीफ ने अपना ये लॉ दिया था पीरियोडिक लॉ का, ठीक है। तो उसमें कुछ दो हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ रहे थे, डीमेरिट्स आ रहे थे। डीमेरिट्स का मतलब डिसएडवांटेजेस ही होता है, ठीक है। आप लोगों ने आइसोटोप्स चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे। तो मेंडलीफ ने जिस तरह से पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था वो एक तो एटॉमिक मैसेज की बेस पर था और दूसरा ये कि वो ना आइसोटोप्स की पोजीशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, कि काफ़ी सारी कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही थी, वेरी वेल अरेंज नहीं था और एलिमेंट्स भी साथ साथ डिस्कवर हो रहे थे तो वो भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। और दूसरा ये कि इसने जिस ऑर्डर में एटॉमिक मैसेज की बेस पर अरेंज किया था वो एक रॉन्ग ऑर्डर था। एटॉमिक मैसेज बीच में कंटिन्यूसली वो पीरियोडिसिटी नहीं आ रही थी एलिमेंट्स में, कंटिन्यूसली वो रिपीट नहीं हो रही थी प्रॉपर्टीज़। तो इस बेस पर भी इसका पीरियोडिक टेबल वो इग्नोर कर दिया गया था। ये करते करते एंड में फाइनल 1913 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मूर्सली। उसने एक लॉ दिया था जिसको कहते हैं पीरियोडिक लॉ, जिसको अब हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। ये लॉ है जिस बेस पर करंटली आपका पीरियोडिक टेबल होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसने ये कहा था कि पिछले जितने भी साइंटिस्ट थे वो चूंकि एटॉमिक मैसेज की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे और यही सबसे बड़ा फॉल्ट था। तो इसने एटॉमिक मैसेज की बजाय एटॉमिक नंबर्स की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया था। और इसने अपने लॉ में बताया था कि जितनी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर्स की, ना कि उनके एटॉमिक मैसेज की। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ही यही है कि काफ़ी कंटिन्यूस इंटरवल के बाद उनकी एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज़ रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, वो दिखाई देती हैं। फर्स्ट और नाइन्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ अगर आप लोग एटॉमिक नंबर्स की बेस पर अरेंज करते हो तो ऐसे में ज़्यादा अच्छा चांस है कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी बजाय इसके कि आप एटॉमिक मैसेज को यूज़ करो, ठीक है। इस बेस पर मूर्सली ने अपना ये लॉ दिया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसके बाद वो काफ़ी फेमस भी हुआ था और ये लॉ अभी तक वैलिड है और इस बेस पर ही हम टेबल्स को अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, नोट में मैं आपको बताता चलूँ, ये जो 3 टर्म्स हैं इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एटॉमिक नंबर आपको पता है कि वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बताती है। मास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ये बताती है। और जो एटॉमिक मैसेज है ये टर्म जब भी यूज़ होगी इसका मतलब है कि एक एटम का मास। ये टॉपिक मैंने आपको डिटेल में बताया था जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि C12 आइसोटोप के मास से कंपेयर करके हर एक एटम का मास निकाला था हमने। इसको हम AMU में भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम ग्राम्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि एटॉमिक मैसेज और मास नंबर एक चीज़ है, ऐसा नहीं है। दोनों दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी बुक्स निकाल लो और एक दफ़ा ना ये मार्किंग्स देख लो, ये मैंने यहाँ पे ना लिखी हुई भी हैं। जो बुक में चैप्टर 3 के स्टार्ट में जो पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का, उसमें सिर्फ फर्स्ट लाइन में एक MCQ बनता है 19th सेंचुरी वाला, उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। वो ऐसे सिर्फ रीडिंग की हद तक की है, उसमें सिर्फ यही बताया हुआ है कि ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, और वो इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद जो ये साइंटिस्ट के सारे ये डेफिनेशंस आ रही हैं ना, डोब्राइनर्स के जो ट्राइड्स हैं या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक लॉ, ये चारों डेफिनेशंस एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई ना कोई एक अक्सर आ जाती है बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन।
तो जो टॉपिक है आपका डोब्राइनर ट्राइट्स का, उसमें आपने स्टार्ट करना है अ जर्मन केमिस्ट डोब्राइनर, यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करनी है और ये लिखना है कैल्शियम एंड बेरियम तक। ठीक है, बुक्स निकाल के आप लोग ये मार्क करना शुरू कर लो। तो उसमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों चीज़ें शामिल हैं। उसमें एक्चुअली वो स्ट्रॉन्शियम 88 का ही बताया हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको रिसेंटली समझाया। तो जो दूसरा टॉपिक है आपका न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स का, उसमें आपने इन 1864 से मार्क करना शुरू करना है और ये म्यूज़िकल नोट्स तक आपने मार्क करना है। इस जो लाइन है ना, इन 1864, इससे पहले की एक लाइन दी हुई है कानिज़ारो की, जो कि 1860s में था। वो लाइन एज एन एमसीक्यू आ सकती है उसको, लेकिन मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एज एन एमसीक्यू की हद तक ही है, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आती वो। न्यूलैंड का शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपने इन 1864 यहाँ से मार्क करना शुरू करना है और म्यूज़िकल नोट्स तक ये सारा लिखना है। जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, इसमें आपको 3 पैराग्राफ नज़र आ रहे होंगे। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो सिर्फ रीडिंग की हद तक ही इम्पोर्टेंट है, उसमें जो 63 की वैल्यू दी हुई है वो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। जो सेकंड पैराग्राफ है ना, उसमें आप इसकी डेफिनेशन मार्क कर लो, जिसमें वो कहता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ये जो लाइन है कंप्लीट, ये उसकी डेफिनेशन है। इसके साथ ही जो लास्ट पैराग्राफ है वो उसके डीमेरिट्स की आप उसकी हेडिंग दे दो। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, उसमें अपने डेफिनेशन के साथ डीमेरिट्स ये दोनों चीज़ें लिखनी है, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओ तो उसमें पीरियोडिक लॉ आपको गिवन होगा। ठीक है, एक तो आप उसकी फर्स्ट लाइन मार्क कर लो, और फिर जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ से लेके एंड तक पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल, यहाँ तक ये पूरा आप लोगों ने मार्क करना है। ये पीरियोडिक लॉ था। ठीक है, फर्स्ट लाइन में उसने मूसली का ही बताया हुआ इंट्रोडक्शन है कि वो 1913 में उसने लॉ दिया था। अच्छा, ये सब मार्किंग्स करने के बाद आप लोगों ने डायरी पे लिखना है लर्न ऑल डेफिनेशंस। ये जो 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ना, डोब्राइनर्स ट्राइट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और साथ ही पीरियोडिक लॉ, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इन चारों डेफिनेशंस को जो मैंने मार्किंग्स करवाई हैं, इसको आपने अच्छे से याद करना है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक कल ही होगा, जिसमें हम अगला जो टॉपिक होगा उसको स्टडी करेंगे, जिसमें हमने शायद पीरियोडिक टेबल के ही सेलिएंट फीचर्स वगैरह ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो इसी के साथ आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, एंड अल्लाह हाफिज़।